हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एमपी कॉल और आप देख रहे हैं एमपी कॉल टीचिंग ग्रुप। मैं आपके लेकर आया हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर। और इसमें शुरू करने से पहले इसके 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं। प्रथम पॉइंट है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य रूप से लिखिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड उन सभी को एक स्थान पर ही लिखना है। इसके बाद में हम बाकी निर्देशांक आप पढ़ सकते हो और इसके बाद हम पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कि जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कटन सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत का तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी है। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं उन्हें मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है, और जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में विकास पाती है। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त किया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था, और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत भी नहीं थी। महाभारत में देश के अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास की जोखिम को पार किया था। अब इस गद्यांश को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है। सेकंड है कि जिंदगी के असली मजे किन लोगों के लिए हैं। और इसका थर्ड क्वेश्चन है कि जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। इस पंक्ति का आशय लिखना है। और फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कि बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में विकास पाती हैं, इस कथन को स्पष्ट करना है। इसके बाद पेपर का सेकंड क्वेश्चन है जो निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर प्रण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा वह कौन धनुधर जबकि भुवन बरसोता है, भोगी कुसुमायुग योगी सा बना दृष्टिगत होता है, किस वृत्ति में है वृत्ति वीर यह निंद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटिया से क्या धन, जिसकी रक्षा में रत इसका तन मन और धन जीवन है। मर्त्युलोक मालिनी मेटने स्वामी संगे जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही फिर क्यों वीर ने यो प्रहरी, विजन देश निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। अब ये पद्यांश से इसके बाद में इसके उत्तर देने प्रश्नों के, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। सेकंड है कि लक्ष्मण को किसकी उपमा दी गई है और वह प्रहरी बनकर किस प्रकार रक्षा कर रहा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि तीन लोक की लक्ष्मी किसे कहा है और वह वन में क्यों आई है। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि वनवास में क्या क्या संकट हो सकते हैं। और इस प्रश्न का अथवा में दूसरा पद्यांश है वो देखते हैं। यह कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पड़ा ताल तर्पण सा फैला विशाल, गिरी का गौरव गाकर जर्जर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, जरते हैं जाग भरे निर्जर। अब इस काव्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रथम है कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। सेकंड है कि पर्वत का आकार कैसा है, वह अपने सहस्त्र नेत्रों से क्या देख रहा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि पर्वत के चरणों में क्या पड़ा है और किसके समान लग रहा है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि रेखांकन पंक्ति का भावार्थ लिखना है। इसके बाद में हमारा पेपर का थर्ड क्वेश्चन है कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित किसी एक विषय पर 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है, जिसमें फर्स्ट है कि इंटरनेट वरदान और अभिशाप है, और सेकंड है इसका प्रस्तावना, थर्ड सेकंड है इंटरनेट शास्य,
और थर्ड है इंटरनेट से क्या क्या लाभ है, और फोर्थ है कि सदुपयोग की समझ, और फिफ्थ है उपसंहार। हमारा सेकंड निबंध है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो कैसे क्या होता। तो इसमें फर्स्ट है प्रस्तावना, और सेकंड है कि राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता, और थर्ड है कि युवा पीढ़ी के प्रति प्रधानमंत्री क्या कर्तव्य होता, और फोर्थ पॉइंट है कि बुजुर्गों के प्रति प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होता। इसके बाद में उपसंहार लिखना है। और फिर हमारा थर्ड निबंध है कि वसंत ऋतुराज वसंत के बारे में लिखना है। तो इसमें फर्स्ट है कि प्रस्तावना, और सेकंड है कि भारत में ऋतुएं कौन कौन सी कैसी क्या है, और थर्ड है कि ऋतुराज कहलाने का कारण, मतलब वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, उसके बारे में लिखना है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है कि प्राकृतिक वातावरण के बारे में लिखना है, और पांचवा है उपसंहार। हमारा चौथा निबंध है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, कि राजस्थान में कौन कौन से लोक देवता कि ऐसे क्या है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है लोक देवता से आज से क्या है, कि लोक देवता किसको कहा जाता है, और सेकंड है कि प्रमुख लोक देवताओं का संक्षिप्त वर्णन करना है, जैसे रामदेव जी, बापू जी, गोगा जी वगैरह, इनका संक्षिप्त में वर्णन करना है। और थर्ड है कि लोक देवताओं के जनहितकारी कार्य, कि कौन कौन से लोक देवता ने कौन कौन से कार्य किए हैं। और हमारा फोर्थ है कि लोक देवता और लोक आस्था में के बारे में लिखना है, और पांचवा है उपसंहार लिखना है। अब पेपर का चौथा क्वेश्चन है कि स्वयं को बापू नगर निवासी हिमांशु मानकर शैक्षणिक वर्णन करते हुए अपने मित्र प्रियांशु को एक पत्र लिखना है। और इसी के अथवा में दूसरा दे रखा है कि स्वयं को शास्त्री नगर का निवासी सुधांशु मानकर अपने छोटे भाई को धूम्रपान एवं नशे की लत से दूर रहने की समझाइश देते हुए एक पत्र लिखना है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, और पांचवें में फर्स्ट है कि काल के अनुसार क्रिया कितने प्रकार की होती है, और उदाहरण सहित समझाना है। और सेकंड है कि भारत के वीर पुत्र प्रताप ने शत्रु के सब सैनिकों का वध कर दिया। तो रेखांकित पद के पद परिचय के दो दो बिंदु लिखने हैं। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। इस वाक्य का किस प्रकार का वाक्य है, और परिभाषा सहित लिखना है। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इस अर्थ से संबंधित मुहावरा लिखना है। और हमारा फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है कि पराधीन सपनेओं सुख नहीं लोकोक्ति का इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करना है। और हमारा पांचवे का फिफ्थ पॉइंट क्वेश्चन है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघली चाहिए, इस पंक्ति में प्रमुख अलंकार को पहचानना है और उसकी परिभाषा लिखनी है। इसके बाद में हमारा छठा क्वेश्चन आ जाता है पेपर का कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धरा धरो, ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना के पाले, विद्युत छवि उरे में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन के थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, तप्त धरा जल में फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका कि कवि ने बादल को नवजीवन वाले क्यों कहा है, और इसका सेकंड क्वेश्चन है कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, इस पंक्ति का आशय क्या है। और इसी के अथवा में हमारा दूसरा पद्यांश दे रखा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है, वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार की स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक को पीछे छूटा हुआ आसमान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। अब इसको फटकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि संगतकार गायक को कैसे सहयोग करता है। सेकंड है कि वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, इस पंक्ति का भावार्थ लिखना है। इसके बाद में हमारा सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर देने हैं, वो भी अपने 40 शब्दों के अंदर। प्रथम है कि आत्मकथा कविता में कवि प्रसाद ने महाकवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की है। और सेकंड क्वेश्चन है कि महाकवि देव ने वसंत का
बालक के रूप में जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन है कि कवि को किसकी दंतुरित मुस्कान स्वाभिमान लगती है और क्यों। और फोर्थ क्वेश्चन है कि कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। इसके बाद में हमारा आठवां क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कि हरी है राजनीति फटी आए, समुझी बात मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाइए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उदो भले लोग आए आगे के, पर हित डोलत दाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। ते अब अनिति करे अपुन जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न जाहि सताए। अब इस पद्यांश को पढ़कर इनके आंसर देने हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि गोपियों ने कृष्ण को राजनीति पट्टी आए क्यों कहा है। सेकंड है कि उपयुक्त पद में गोपियों की कौन सी विशेषता प्रकट की गई है। थर्ड क्वेश्चन है कि बड़ी बुद्धि जानी को उनकी पंक्ति में क्या व्यंग्य किया है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि गोपी के अनुसार कृष्ण ने अपनी क्या अनिति की है। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि रेखांकित पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करना है। इसके बाद में इस प्रश्न के अथवा में दूसरा पद्यांश दे रखा है। कहूँ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भये निकी, गुरु रीनु रहा सोचू बड़ जी के। जो जनु हमरे हूँ माथे काठा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाठा। अब आनी है व्यावहारिक बोली, तुरत देवूँ में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देबाखु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न अब सुबट रन गाठे, द्विज देवता गरही के बाटे। अनुचित कहे सबू लोग पुकारी, रघुपति सैन ही लखनऊ निवारे। अब इसके अनुसार इन पद्यांश के इस क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जैसे प्रथम क्वेश्चन है कि यह संवाद किन किन के बीच में हो रहा है। सेकंड है कि लक्ष्मण ने क्या व्यंग्य किया है। थर्ड क्वेश्चन है कि लक्ष्मण के संवाद के सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की है। और फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कि उपयुक्त पंक्तियों में परशुराम के स्वभाव को कौन सी विशेषता दृष्टिगोचर होती है। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि रेखांकित पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करना है। और इसके बाद में हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर भूलके थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्प्लव शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर वह बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरुष जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर को उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखें की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। और इस गद्यांश के अनुसार हमारे इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे हैं, लेखक ने ऐसा किस कारण कहा है। और सेकंड क्वेश्चन है इसका कि लेखक ने फादर को याद करना शांत संगीत सुनने जैसा क्यों कहा है। और इसके अथवा में हमारा दूसरा गद्यांश है कि काशी आनंद कानन है, सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खा जैसा लय और सूर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कामों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं
पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायाब बने रहेंगे। 90 वर्ष की बड़ी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा में से विदा हुए। खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यह है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को पूर्णतः और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा कर दिया। और उस पद्यांश को पढ़कर इनके प्रश्न को आंसर देने हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि काशी को आनंद कानन क्यों कहा गया है। और सेकंड क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान साहब को कौन कौन से उपाधियां प्रदान की गई थी। इसके बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। और प्रश्न उत्तर सीमा हमारी वही 40 शब्द होनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है कि नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार देश के निर्माण में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं। आप देश के नव निर्माण में किस प्रकार योगदान देंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि संस्कृति पाठ में सर्वोच्च त्याग के कौन से उदाहरण दिए गए हैं। और थर्ड क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। बाल गोविंद भगत के जीवन में उस दिन कौन सी घटना घट गई जिससे उनकी संगीत साधना का चरण उत्कर्ष देखा गया। और फोर्थ क्वेश्चन है कि यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। इस कथन को लखनवी अंदाज कहानी के पाठ के आधार पर उदाहरण सहित समझाना है। और इसके बाद में हमारा 11वां क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा पर महत्व बताया है। तो वर्तमान में आप स्त्री शिक्षा में कौन कौन से बाधाएं महसूस करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर स्पष्ट करना है। उत्तर सीमा 40 शब्द होनी चाहिए। और इसका सेकंड है कि एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मनु भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषता लिखनी है। और उत्तर सीमा 60 शब्द होनी चाहिए। इसके बाद में पेपर का 12वां क्वेश्चन है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है, उदाहरण सहित समझाना है। और उत्तर सीमा 80 शब्द होने से। और इसके अलावा में दूसरा क्वेश्चन है कि अपने सारे अंतर्विरोध के साथ पलता दुलारी और टन्नू का व्यक्तित्व प्रेम और अंततः देश प्रेम में परिणित हो जाता है। कहानी में घटित घटना के आधार पर उक्त कथन को समझाना है। और उत्तर सीमा लगभग 80 शब्द होनी चाहिए। इसके बाद में पेपर का आखिरी क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। और उत्तर सीमा 40 शब्द होनी चाहिए। प्रथम है फर्स्ट क्वेश्चन है कि कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित किया है। उक्त कथन को पाठ के आधार पर समझाना है। सेकंड क्वेश्चन है कि दुलारी के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषता बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है कि माता का अंचल रचना में बाल मनोभावों को अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालिक समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है, उदाहरण सहित समझाना है। और इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि एक दिन में हिरोशिमा पर कविता लिखी, तो लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखनी है। इसके साथ ही हमारा ये 2015 का पेपर भी फिनिश होता है। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। थैंक यू सो मच। ओके।